Hello students, this is lecture number 13th on national income and related aggregates. आज का हमारा लेक्चर है जीडीपी एंड वेलफेयर और यू में से जीएमपी एंड वेलफेयर. फ्रॉम मेनी ईयर्स इट हैज़ बीन सेड दैट जो कंट्री पैसे ज़्यादा कमाती है वहाँ के लोगों में वेलफेयर ज़्यादा है, और आप कह सकते हैं वहाँ के लोग खुश ज़्यादा हैं. बट फ्रॉम द रिसेंट ईयर्स, सिंस लाइक 4-5 years, इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट जो कंट्रीज पैसे ज़्यादा कमा रही है वो कंट्री में ज़्यादा वेलफेयर हो, ऐसा नहीं है. यूएसए की जीडीपी सबसे ज़्यादा है, पर वहाँ पे स्कूल में जो मास गन शूटिंग्स होती हैं, एवरीवन नोज दैट. वहाँ पे जो रेसिस्ट अटैक होते हैं, एवरीवन नोज दैट. उसके बाद जीडीपी सबसे ज़्यादा चाइना की है, एंड वी ऑल नो वहाँ पे लेबर एक्सप्लॉयटेशन होती है. इंडिया की भी जीडीपी कम नहीं है, बट कितने लोग खुश हैं, हैप्पी हैं? अगर होते तो ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम ना होती. सो आज का हमारा टॉपिक यही है कि जो जीडीपी है और वेलफेयर है ये को रिलेटेड नहीं है. यस, जीडीपी डेवलपमेंट का इंडिकेटर है. जिस कंट्री की जीडीपी ज़्यादा है, या अगर एक कंट्री अपने ही अगर नेक्स्ट ईयर में ज़्यादा जीडीपी अर्न कर रही है तो उस कंट्री में डेवलपमेंट है, ये श्योर है. बट उस कंट्री में वेलफेयर है, ऐसा कहना गलत है. बिकॉज जीडीपी इज नथिंग बट मनी एंड वेलफेयर इज नथिंग बट हैप्पीनेस, एंड मनी डज नॉट बाय हैप्पीनेस. लेट्स प्रोसीड विद द टॉपिक ऑन पेज नंबर 24. Page number 24. GDP and GNP and welfare. For a long time, economists had been using GNP or GDP as an indicator and a principal measure of economic growth and national welfare. जीडीपी एक बहुत बड़ा इंडिकेटर था, की इंडिकेटर था, जिससे आप ग्रोथ भी चेक करते हैं और वेलफेयर भी चेक करते हैं. इट मीन्स व्हेन जीएनपी और जीडीपी इज राइजिंग, वेलफेयर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, एंड व्हेन जीएनपी और जीडीपी इज फॉलिंग, वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी ऑल्सो फॉल्स. प्लीज अंडरलाइन कम्युनिटी. यहाँ पे बात हो रही है द एंटायर रीजन जिसकी जीडीपी कंप्यूट होती है, जैसे कि कंट्री. Underline community, write down country. However, modern economists do not agree with it. आज के इकोनॉमिस्ट इस चीज़ पे अग्री नहीं करते. ये जो था पॉइंट, ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का था. Because GNP GDP does not include the following. Number 1, non-monetary exchanges. जीडीपी, नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम में हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को कंप्यूट करते हैं. बट बहुत सारी कंट्रीज हैं जो अभी अंडर डेवलप्ड है या डेवलपिंग है, जिसमें मॉनेटरी वैल्यू के अलावा भी गुड्स एक्सचेंज किए जाते हैं. बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम अभी भी प्रिवेल कर रहा है इंडियन इकोनॉमी में. लुधियाना इज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग सिटी ऑफ इंडिया, बट उसमें भी अभी तक बार्टर सिस्टम खत्म नहीं हुआ है. तो सोचिए विलेजेस के अंदर बार्टर सिस्टम कितना होगा. अभी भी बर्तन मिल जाते हैं पुराने कपड़े देके,
दिस इज नथिंग बट बार्टर सिस्टम। ये चीज़ें नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। क्योंकि ये चीज़ें नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती तो नेशनल इनकम कम कैलकुलेट होता है कंट्री का, जिसका जो लोगों ने बार्टर सिस्टम किया उससे उन्हें वेलफेयर तो मिला है, क्योंकि उन्हें गुड्स तो मिले हैं जो उन्हें चाहिए थे, वेलफेयर हो रहा है बट इनकम जनरेट नहीं हो रही है। एंड हेंस जीडीपी और वेलफेयर का लेना देना पॉजिटिवली कोरिलेटेड अभी के लिए नहीं है। सेकेंड, म्यूचुअल सर्विसेज। कई ऐसी सर्विसेज हैं जो आपस में दे दी जाती हैं, नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती क्योंकि उसका डेटा अवेलेबल नहीं होता, स्टैटिस्टिकल डेटा अवेलेबल ही नहीं होता, तो उसे नेशनल इनकम में कंप्यूट कैसे करें। जैसे मैंने अपने ब्रदर इन लॉ को फ्री में पढ़ा दिया, मैंने उससे पैसे नहीं लिए, या फिर हमारे घर में कोई डॉक्टर है, हमने उनसे सर्विसेज ले ली, और मेरे डैड की डेयरी प्रोडक्ट्स का काम है, घर में जो हम डेयरी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, म्यूचुअल सर्विसेज। These are not the part of national income and hence national income is undervalued and hence cannot be correlated with the welfare of the people. There are many goods and services which are left out of estimation of national income on account of practical estimation difficulties, like services of housewives and other members, own account production, etc. These are left on account of non-availability of data and problem in valuation. डेटा नहीं होता तो सेल्फ इंप्यूट कर लो। अब हाउस वाइफ की सर्विसेज, मदर की सर्विसेज को आप कैसे कंप्यूट करोगे? यू कैन नॉट कंप्यूट इट एंड हेंस वी विल नॉट एड इट। इट इज जनरली अग्रीड दैट दिस आइटम कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक वेलफेयर। यस, ये वेलफेयर में तो कंप्यूट होती होती हैं। हाउस वाइफ की सर्विसेज जो घर पे होती हैं उससे वेलफेयर तो इंक्रीज होता है, जनरली नोन फैक्ट है, बट नेशनल इनकम में इसे कंप्यूट नहीं कर पाते। सो इफ इट डिपेंड ओनली ऑन जीडीपी वी वुड बी अंडर एस्टिमेटिंग द इकोनॉमिक वेलफेयर। नंबर 2, एक्सटर्निटी। स्पेलिंग मैंने जस्ट आइडिया दिया आपको। व्हाट आर एक्सटर्निटीज? एक्सटर्निटीज का मतलब होता है ऐसा काम करना जिससे लोगों को बेनिफिट मिल रहा है बट आपको पेमेंट नहीं हो रही, जिससे लोगों को नुकसान पहुंच रहा है बट आपको पेनल्टी नहीं पे करनी पड़ रही। एक्सटर्निटी स्टैंड्स फॉर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज और एक्टिविटीज in general in which the general public either benefited or suffers, but there is no monetary benefit or penalty for that. गुड़गांव में, लुधियाना में कई फैक्ट्रीज हैं जिसका जो केमिकल है रिवर में डाला जा रहा है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव एक्सटर्निटी। वहाँ के लोग जो उस पानी पे डिपेंडेंट है उनको प्रॉब्लम आएगी, उनके लाइफस्टाइल को प्रॉब्लम आएगी, वेलफेयर डाउन होगा, बट नेशनल इनकम में तो ये कंप्यूट ही नहीं कर सकते। सिमिलरली मिस्टर सूद, सोनू सूद, उसने काफ़ी माइग्रेंट्स की हेल्प की है, उससे वेलफेयर तो बहुत बड़ा है लोगों का, बट उसे नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं कर सकते। सो पॉजिटिव एक्सटर्निटी जीडीपी को सेम रखती है बट वेलफेयर को बढ़ाती है। नेगेटिव एक्सटर्निटी वेलफेयर को कम करती है बट जीडीपी को सेम रखती है। सो वेलफेयर हैज टेक्निकली नो रिलेशन ड्यू टू दिस फैक्टर।
when the activities of somebody result in benefits or harms to others with no payment received or for the benefit and no payment made for the harm done, such benefits and harms are called externalities. Activities resulting in benefits to others are positive externalities and increases the welfare, and those resulting in harm to others are called negative externalities and thus decreases the welfare. GDP does not take into account these externalities. ये दोनों ही GDP में इंक्लूड नहीं होता, नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम इंक्लूड नहीं होता. For example, construction of a flyover or a highway reduces the transportation cost and journey time of its users who have not contributed anything towards its cost. Expenditure on construction is included in GDP but not the positive externalities. एक हाईवे बनाया जिससे 1 घंटे की जगह 10 मिनट में पहुंच जाते हैं. मैं अपनी वर्क प्लेस से होम रेजिडेंस पे 1 आवर की बजाय 10 मिनट्स में पहुंच जाता हूं, तो आना जाना डेली बेसिस पर मेरे 1.5 घंटा सेव हो रहा है, 1.25 घंटे सेव हो रहे हैं. फ्लाईओवर को नेशनल इनकम इंक्लूड कर लेंगे बट उसका बेनिफिट जो मुझे मिला है उससे मेरा वेलफेयर इंक्रीज हुआ है, वो नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं होगा. GDP and positive externalities both increase the welfare. Therefore, taking only GDP as an index of welfare understates the welfare. It means that welfare is much more than it is indicated by GDP. Second, negative GDP, negative externality की example लेते हैं. Similarly, GDP also does not take into account negative externalities. For examples, factories produce goods but at the same time create pollution for water and air. River Yamuna, now a drain in Delhi, the river is a drain now, is a living example. The pollution harms people. The factories are not required to pay anything for harming the people. Producing goods increases welfare but creating pollution reduces it. और इसका मतलब होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज़्यादा नेगेटिव है. फैक्ट्रीज बनाने से जीडीपी बढ़ेगा बट उसके पॉल्यूशन से वेलफेयर कम होगा. और अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो जीडीपी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत नेगेटिव है, वेलफेयर बहुत ज़्यादा स्पीड से कम हो रहा है, जीडीपी कम स्पीड से बढ़ रही है. देयरफॉर टेकिंग ओनली जीडीपी एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर अंडरलाइन ओवरस्टेट्स द वेलफेयर. मुंबई की जीडीपी ज़्यादा है, दिल्ली की जीडीपी ज़्यादा है, तो हम कहेंगे वहाँ का वेलफेयर ज़्यादा है. गलत, वेलफेयर को ओवरस्टेट कर दिया, क्योंकि दिल्ली, गुड़गांव और मुंबई में लोग ज़्यादा हैप्पी नहीं हैं. डेवलपमेंट ज़रूर है, एंड इसे जनरलाइज नहीं करना कि वेलफेयर बिल्कुल ही नहीं होता है, ऐसा भी नहीं है. इन दिस केस वेलफेयर इज मच लेस देन द इंडिकेटेड बाय जीडीपी. Third, change in distribution of income may affect welfare. Change in distribution of income, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे. Change in distribution of income. देखिए, एक कंट्री ए है और एक कंट्री बी है. सबसे ज़्यादा वेलफेयर है कंट्री में फिनलैंड में. फिनलैंड के बाद सबसे ज़्यादा हैप्पी है डेनमार्क कंट्री. उसके बाद आता है स्विट्ज़रलैंड, आइसलैंड, कुछ 8 नंबर पे आता है न्यूजीलैंड. पर अगर आप ध्यान दें, इन कंट्रीज़ की जीडीपी बहुत ज़्यादा नहीं है. फिनलैंड कंट्री की जीडीपी ज़्यादा नहीं है बट हैप्पीनेस इंडेक्स सबसे ज़्यादा है. चलिए, कंट्री ए कर रही है अर्न 9,000, कंट्री बी अर्न कर रही है 12,000. ये कंट्री ज़्यादा जीडीपी अर्न कर रही है, ये कंट्री कम जीडीपी अर्न कर रही है. बट अगर हम प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर की बात करें, इट इज़ 3,000, 3,100, 2,900.
और अगर यहां पे बात करें तो इट इज से 1000, 7000 एंड 4000। अब बताइए कौन सी कंट्री ज्यादा हैप्पी रहेगी? दिस, नॉट दिस, क्योंकि यहां पर है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, सभी लोग एक जैसा कमा रहे हैं। यहां पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, वन इज अर्निंग वेरी मच, वन इज अर्निंग वेरी लेस। यूरोप की कंट्रीज में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ज्यादातर, और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है एशियन कंट्रीज में, अमेरिकन कंट्रीज में। सो वी कंसिडर इट दिस इज द बेटर वन। चाहे जीडीपी इस कंट्री की कम है, वेदर द जीडीपी ऑफ दिस कंट्री इज लेस, स्टिल दिस कंट्री इज बेटर। चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो हम बात करते हैं पर कैपिटा इनकम क्यों नहीं चेक करते? वाई टू चेक जीडीपी? लेट्स चेक पर कैपिटा इनकम। व्हाट इज पर कैपिटा इनकम? नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन इज पर कैपिटा इनकम। मतलब एक बंदा कितने पैसे कमा रहा है, या एक बंदा, एक पर्सन कितने डिवाइड किया जा रहा है गुड्स एंड सर्विसेज की टर्म्स में। इसमें ये प्रॉब्लम आ जाती है। अंबानी इंडिया के अंदर कुछ पर्सन्स इतना ज्यादा कमाते हैं कि वो एंटायर कम्युनिटी से भी ज्यादा होता है। वंस पर्सन इनकम इज ग्रेटर देन द एंटायर कम्युनिटी इनकम, then how can we say that the GDP increases the welfare? No, it's not GDP. Then let's compute per capita income. वो भी एक perfect picture नहीं show करता। Change in the distribution of income may affect welfare. All people do not earn the same amount of income. Some earn more and some earn less. In other words, there is, please underline, unequal distribution of income. At the same time, it is also true that in the event of rise in per capita real income, all are not at better off equally. अगर किसी कंट्री की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, फिर भी हर पर्सन इक्वली बेटर पोजीशन पे नहीं जाता। Per capita is only an average. Income of some may rise by less and some by more than the national income. In case of some, it may even fall. Third, it means that inequality in the distribution of income may increase or decrease. अगर किसी कंट्री की जीडीपी बढ़ रही है तो ज़रूरी नहीं है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, अनइक्वल भी होती है। If it increases, it implies rich become richer and the poor become poorer. Utility of a rupee of income to the poor is more than that of a rich. 1 रुपए की वैल्यू पुअर के लिए ज़्यादा है, रिच के लिए कम है। 1000 रुपए रिच के लिए बहुत कम है, पुअर के लिए बहुत ज़्यादा है। So, suppose the income of poor declines by 1 rupee and that of rich increases by 1 rupee. In such a case, the decline in welfare will be more than the increase in welfare. सोचिए, एक पर्सन एक महीने में 1000 कमाता है, 10,000 कमाता है, और पर्सन बी एक साल में 1 लाख रुपया कमाता है। कंट्री की नेशनल इनकम बन गई 1,10,000। अब कंट्री की नेशनल इनकम 1000 से बढ़ गई, मतलब हो गई 1,11,000। देखने के लिए कंट्री ने 1000 ज्यादा कमाया है, बट हुआ क्या? इसने कमाया 9,000 और इसने कमाया 1,01,000। अब रिचर ने 1,000 ज्यादा कमा लिया, 1,02,000। अब रिचर ने 2,000 ज्यादा कमाया। क्या आपको लगता है जो पर्सन एक महीने में 1 लाख कमाता है वो 1,02,000 कमाए, ज्यादा फर्क पड़ेगा? इफ अ पर्सन इज अर्निंग 1 लाख, नाउ अर्न्स 1,02,000, हार्डली मैटर्स, बैंक में पैसे पड़े रहेंगे। पर जो पर्सन 10,000 कमा रहा है वो 9,000 कमाए,
बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। एंड दिस इज व्हाट सेज, suppose the income of the poor declines by 1 rupee and that of rich increases by 1 rupee. In such a case, the decline in welfare of poor will be more than the increase in welfare of the rich. इस केस में चाहे जीडीपी 1000 से बड़ी है, नेशनल इनकम 1000 से बड़ी है, बट वेलफेयर तो नीचे ही आया है। Therefore, if with the rise in per capita real income, inequality increases, it may lead to decline in welfare in macro sense. माइक्रो में उस बंदे को तो बेनिफिट मिलेगा, पर मैक्रो में जनरली कंट्री वेलफेयर की तरफ नहीं जा रही है। नेक्स्ट वी हैव इज नंबर 4, composition of GDP. What is GDP? Money value of final goods and services. एक कंट्री में एक साल में कितने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्चा किया गया है, पर किस पर खर्चा किया गया वो ध्यान देना जरूरी है। जैसे कि अगर एडुकेशन पे खर्चा किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा किया जा रहा है, इन्वायरमेंटल टेक्निक्स पे खर्चा किया जा रहा है, तो वेलफेयर ऑब्वियसली ज़्यादा होगा उस कंट्री में। अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए खर्चा किया जा रहा है, तो उस कंट्री में वेलफेयर ज़्यादा होगा। अगर किसी कंट्री में सिक्योरिटी पे खर्चा किया जा रहा है, ज़्यादा डिफेंस पे खर्चा किया जा रहा है, हम नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रहे हैं, सब्सिडीज पे ज़्यादा खर्चा किया जा रहा है, तो उस कंट्री का वेलफेयर अपने आप ही कम होगा। सो व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ जीडीपी? जैसे हम एग्जांपल लेते हैं नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान अपनी जीडीपी का बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन डिफेंस पे खर्च कर देते हैं। तो जीडीपी अगर देखी जाए वो कंट्री की ज़्यादा है, बट वेलफेयर कम होगा क्योंकि एडुकेशन पे खर्चा कम हो रहा है, बेसिक सैनिटेशन पे खर्चा कम हो रहा है। स्मॉल कंट्री लाइक न्यूजीलैंड, वहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्चा किया जाता है एडुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर, तो ऑब्वियसली उस कंट्री का वेलफेयर ज़्यादा होगा चाहे जीडीपी कम है। कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी, कॉम्पोजिशन मीन्स जीडीपी बनी कैसे है, किन चीज़ों को एडअप करके बनी। All products may not contribute equally to economic welfare. GDP includes different types of products. Please underline products के आगे लिख लीजिए final products, क्योंकि हम नेशनल इनकम में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं। Products like food articles, houses, clothes, police services, military services, etc. Some of these products contribute more to the welfare of people like food, clothes, houses. Other products like police services, military services may comparatively contribute less and may not directly affect the standard and living of the people. Some increases welfare, some not increase the welfare. Therefore, how much is the economic welfare would depend what more type of goods and services produced and not simply how much is produced. GDP हमें बताता है कि कितने गुड्स की प्रोडक्शन हुई है, और वेलफेयर हमें बताता है कि कौन से टाइप्स के गुड्स की प्रोडक्शन हुई है। Therefore, it means that if GDP rises, the increase in welfare may not be in the same proportion. Next, इसी के अंदर लिख सकते हैं, we are considering the 5th point, but ये इसी के अंदर आ सकते हैं। कई गुड्स जीडीपी को तो बढ़ाते हैं, बट टेक्निकली वेलफेयर को कम करते हैं। मेनी गुड्स इंक्रीजेस द जीडीपी ऑफ द कंट्री बट रिड्यूसेस द वेलफेयर। इसे हम कहते हैं नेगेटिव गुड्स लाइक टबैको, और यू मे से सिगरेट, बीड़ी,
ये सारी चीज़ें नेशनल इनकम को बहुत ज़्यादा बढ़ाती हैं, जीडीपी को इंक्रीज करती हैं, बट टेक्निकली ये वेलफेयर को कम करती हैं। जीडीपी इंक्लूड्स ऑल फाइनल प्रोडक्ट्स वेदर इट इज़ अ मिल्क और अ लीकर। Milk may provide both immediate and ultimate satisfaction to consumers. On the other hand, liquor may provide some immediate satisfaction, but because of its harmful effects on health, it may lead to decline in welfare. So, 1 किलो दूध और या 1 लीटर मिल्क और 1 लीटर लीकर जीडीपी में ज़्यादा हेल्प करती है, बट वेलफेयर उससे बहुत कम होता है एज कंपेयर टू ऑब्वियसली मिल्क। GDP include only the monetary values of products and not their contribution to welfare. Therefore, economic welfare depends not only on the volume of consumption but also the type of goods and services consumed. GDP means the volume of production and welfare means the volume of production and then how and where it is consumed. So, क्या हम कह सकते हैं कि जीडीपी ज़्यादा तो वेलफेयर ज़्यादा? ऑब्वियसली नो। नाउ वी हैव डिस्कस द 5 पॉइंट्स। स्पेसिफिकली एक और पॉइंट है पॉपुलेशन, वो आंसर में लिखेंगे। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, एक्सटर्निटीज, चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी, नेगेटिव गुड्स एंड पॉपुलेशन रेट, विल बी डिस्कसिंग दैट वन। Finally, it can be concluded that GDP may not be taken as a satisfactory measure of economic welfare due to above mentioned limitations, yet it does reflect some index of economic development. So, GDP economic growth को show करता है, economic development को show करता है, but economic welfare को show नहीं करता. Please underline economic development and it does reflect the sum index of economic development. अंडरलाइन करके लिखिए ग्रोथ। तो कौन सी चीज वेलफेयर को शो करती है? ग्रीन जीडीपी। ये जीडीपी अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंटल के केस में है, अभी कंट्रीज ग्रीन जीडीपी कंप्यूट नहीं करती, सिर्फ एक भूटान है जो ग्रीन जीडीपी को अप्लाई कर रही है। जस्ट फॉर योर एक्सप्लेनेशन, अगर आपने भूटान घूमने जाना है तो आपको पर डे के हिसाब से गवर्नमेंट को कुछ पेमेंट करनी पड़ती है आफ्टर वीज़ा, और वो पैसे सिर्फ टूरिस्ट की वजह से जो रिसोर्सेज कंट्री यूज़ कर रही है उन रिसोर्सेज को रीजनरेट करने के लिए पैसे यूज़ होते हैं। यू कैन नॉट ब्रिंग प्लास्टिक इन टू द कंट्री। 80% 70% रिजर्व किया हुआ है ग्रीन फॉरेस्ट के लिए, वो फॉरेस्ट नहीं काट सकते जितनी मर्जी फैक्ट्री की ज़रूरत हो। You cannot make industry by cutting the trees. You need a factory, you need an industry, find the place on which there are less trees. So this is called green GDP. Bhutan is one of that country and only country which is using that by now. A rise in GNP is a simple indicator of development and growth, yet it does not consider inequality of income distribution, environmental degradation and deterioration of the quality of life. It requires the concept of green GNP. It would help in attaining the sustainable use of natural environment and equitable distribution of the benefit of development. Please underline sustainable use और sustainable development. ये हम इंडियन इकोनॉमी का एक चैप्टर है, सस्टेन इन्वायरमेंट को बचा के डेवलपमेंट करनी। दिस इज व्हाट द ग्रीन जीएनपी इज। सो हमारा टॉपिक है आज का जीडीपी एंड वेलफेयर, हम कंसेप्ट कर चुके हैं। एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एक बार वो डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस सर्टेन क्वेश्चंस ऑफ दिस टॉपिक, जीडीपी या जीएनपी एंड वेलफेयर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, give one example of externality which reduces the welfare of the people. एक एग्जाम्पल देना है जिससे वेलफेयर रिड्यूस कम होता है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन तो मैंने आपको बता ही दिया। आई एम गिविंग एग्जाम्पल रेलवे ट्रैक्स। रेलवे ट्रैक्स नए बनाए गए हैं घर के बाहर, इससे डेवलपमेंट हो रही है बट वेलफेयर कम होगा, क्योंकि जिनका घर है रेलवे ट्रैक्स के पास, यू नो दैट
कितना नुकसान होगा उन लोगों के लिए। लिखिए, राइट डाउन, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रेलवे ट्रैक्स, construction of new railway tracks near the residential houses, near the residential area, near the residential area is an example of negative externality, is an example of negative externality. Number 2, question number 3. Give one example of externality which increases the welfare of the people. एक एग्जाम्पल देना है जिससे वेलफेयर बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन का घर है, उसके साथ 500 गज 500 यार्ड्स का खाली प्लॉट है। उसने वो प्लॉट खोल दिया, बच्चे आके वहां पे क्रिकेट खेलते हैं या टेबल टेनिस खेलते हैं या वट एवर दे प्ले इन द इवनिंग। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव एक्सटर्निटी। राइट डाउन, राइट डाउन। थोड़ा मैक्रो पिक्चर पे लेके चलते हैं। पार्क, ओपनिंग द प्राइवेट पार्क फॉर पब्लिक यूज, ओपनिंग द प्राइवेट पार्क for public use is an example of positive externality, is an example of positive externality. Next question, question number 9, 3 to 4 marker, question number 9. Explain how distribution of GDP is a limitation of measure of welfare, economic welfare. Distribution of GDP, हर पर्सन ज़्यादा अर्न नहीं करता। अगर किसी कंट्री की GDP बढ़ रही है तो हो सकता है कि वो कुछ लोगों के हाथ में ही पैसे जाए, या फिर जब अमीर कुछ पैसे ज़्यादा कमाता है और उतने ही पैसे गरीब कम कमाता है तो उससे वेलफेयर की स्पीड बहुत ज़्यादा डिक्रीज करती है। Write down answer number 9, distribution of GDP. Refer page number 25. Refer page number 25. Question number 10. Question number 10. Define externalities. Externality refers to the activity which give harm or happiness to other people without getting anything in return or penalty. Give an example of negative externality. The drainage of Yamuna river in Ganga in Delhi. What is the impact on welfare? Negative. Increases the GDP but reduces the welfare. सिर्फ नेगेटिव एक्सटर्नलिटी के बारे में एक्सप्लेन करना है। रेफर पेज नंबर 24. रेफर पेज नंबर 24. एक्सप्लेन ओनली नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, एक्सप्लेन ओनली नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। डेफिनेशन के बाद एग्जाम्पल सिर्फ नेगेटिव का देना है। क्वेश्चन नंबर 33. Question number 33. How can externalities be limitation of using GDP as an index of welfare? हम GDP को वेलफेयर मानते हैं तो एक्सटर्नलिटीज कैसे एक लिमिटेशन है? क्योंकि अगर आप GDP को वेलफेयर मानेंगे तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज GDP को बढ़ाएगी बट वेलफेयर को कम करेगी, और पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज GDP को कम करेगी बट वेलफेयर को बढ़ाएगी, सेम रखेगी। सो इट विल बी अंडर एस्टिमेशन और ओवर एस्टिमेशन ऑफ GDP। सेम। रेफर पेज
24. Refer page 24. Question number 40. 40. Question number 40. Increase in per capita real income means increase in per availability of goods and services. अगर पर कैपिटा रियल इनकम बढ़ रही है, रियल इनकम मतलब गुड्स तो बढ़े हैं और पर कैपिटा इनकम भी बढ़ी है, डज इट नेसेसरली मीन्स राइज इन वेलफेयर ऑफ द कंट्री? क्या इसका मतलब है कि वेलफेयर बढ़ेगा ही बढ़ेगा? गिव एनी वन आर्गुमेंट इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर एंड एक्सप्लेन द सेम. इसका मतलब ये है कि या तो पॉपुलेशन सेम है, जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का मैं एग्जांपल देता हूं इसके अंदर. एक कंट्री की नेशनल इनकम 1000 है, पॉपुलेशन 100 है, तो पर कैपिटा इनकम हो जाएगी 10. अब नेशनल इनकम 10% से बढ़ गई, पॉपुलेशन 20% से बढ़ गई, पर कैपिटा इनकम होगी 9.17. सो नेशनल इनकम बढ़ी है 10%, बट पॉपुलेशन नेशनल इनकम के ज्यादा रेट से बढ़ा है. नेशनल इनकम तो बढ़ी है बट पॉपुलेशन उससे ज्यादा रेट से बढ़ा है, तो जीडीपी में वेलफेयर नहीं आएगा. जीडीपी बढ़ी है बट वेलफेयर नहीं. सो यहां पे इन्होंने ये पूछा है, अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, सिर्फ पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, तो इसका क्या मतलब है कि वेलफेयर बढ़ेगा? नो. इसके अंदर हम एक्सप्लेन कर देंगे. पॉपुलेशन का मैं पॉइंट बाद में एक्सप्लेन करता हूं. इसके अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. दैट मीन्स जब रियल पर कैपिटा इनकम बढ़ती है तो ठीक है, कंट्री में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज तो प्रोड्यूस होते हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज कर रहे हैं, बट जरूरी नहीं है कि वो इक्वली डिवाइड हो, वो सिर्फ एवरेज बेसिस पे बढ़ रही है. हो सकता है कुछ पर्सन्स पर को ज्यादा मिले, मीन्स रिच इज बिकमिंग रिचर एंड पुअर इज बिकमिंग पुअरर. लिखिए आंसर नंबर 40. एक्सप्लेन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. एक्सप्लेन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. रेफर पेज 25. रेफर पेज 25. Next, question number 46. I think मैंने 45 बोला. Question 46. Explain how non-monetary exchanges. Explain how non-monetary exchanges are a limitation of taking gross GDP as an index of welfare. Non-monetary exchanges, क्योंकि इसे कंप्यूट किया नहीं जा सकता, डेटा अवेलेबल नहीं होता, जैसे हाउस वाइफ की सर्विसेज या म्यूचुअल सर्विसेज, इसलिए जीडीपी को वेलफेयर से कंप्यूट करना या कोरिलेट करना सही नहीं है. राइट डाउन. रेफर पेज नंबर 24. Question number 46. Explain how non-monetary exchanges are a limitation in taking GDP as an index of welfare. Refer page number 24. एक क्वेश्चन लिख लीजिए, वो आप लिख लीजिएगा. पेज नंबर 24 ओपन कीजिए प्लीज. पेज 24 या 25 के रफ पेज पे लिख लेंगे, क्योंकि एक पॉपुलेशन का पॉइंट मुझे एक्सप्लेन करना है. यहाँ पर पेज 25 के सामने रफ पेज है, वहीं पर लिखिए. राइट डाउन. How population growth rate is a limitation. How
population growth rate is a limitation for taking GDP as an index of welfare, for taking GDP as an index of welfare. Full stop. सी, अगर एक कंट्री की जीडीपी है 10,000 और पॉपुलेशन है 100, तो पर कैपिटा इनकम हो जाएगी 10,000 डिवाइडेड बाय 100, विच इज 100. नेशनल इनकम 10% से बढ़ गई, पॉपुलेशन 5% से बढ़ गया. नेशनल इनकम 10% से बढ़ गई, पॉपुलेशन 10% से बढ़ गया. नेशनल इनकम 10% से बढ़ गई, पॉपुलेशन 15% से बढ़ गया. तो इस केस में पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी क्योंकि पॉपुलेशन कम स्पीड से बढ़ी है, नेशनल इनकम ज्यादा स्पीड से बढ़ी है. मतलब इतने गुड्स ज्यादा बने, पॉपुलेशन इतनी बढ़ी है, तो जो रिमेनिंग 5% है वो एवरेज बेसिस में सबको मिल जाएगा. इसमें पर कैपिटा इनकम सेम रहेगी, इसमें पर कैपिटा इनकम कम हो जाएगी. सो जीडीपी अगर बढ़ रहा है तो जरूरी नहीं है वेलफेयर बढ़े या कम हो, क्योंकि पॉपुलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो पर कैपिटा इनकम को कंप्यूट करता है. और पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट जीडीपी के ग्रोथ रेट से कम होना चाहिए. पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट जीडीपी के ग्रोथ रेट से कम होना चाहिए, तभी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी. पर कैपिटा इनकम मींस इनकम ऑफ वन पर्सन. अगर हम सॉल्व करें तो इसमें आ जाएगा 11,000 डिवाइडेड बाय 105, 104 पर कैपिटा इनकम. देखिए 100 से 104 बढ़ गई, इसके अंदर 100 पर कैपिटा इनकम सेम है, और इसमें पर कैपिटा इनकम हो जाएगी 95.6, कम हो गई. यू मे चेक, जस्ट हिंट में लिखे, राइट डाउन इन हिंट. पर कैपिटा इनकम refers to the average income size of one person in a country. Per capita income refers to the average income of one person in a country. Full stop. The growth rate of population should be less than the growth rate of GDP in an economy, should be less than the growth rate of GDP in an economy, so that per capita income of the country would rise. Full stop. As population growth rate is ignored, while computing GDP of a country,
while computing GDP of a country, comma, hence, it is a limitation, it is an as, and hence it is a limitation for computing GDP as an index of welfare. It is a limitation for computing GDP as an index of welfare. Full stop. कहने का सिंपल ये मतलब है कि पॉपुलेशन किसी कंट्री की इतनी ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए उसकी नेशनल इनकम की परसेंटेज से, अदरवाइज वेलफेयर नहीं होगा इकोनॉमी में। मैंने 3 एग्जांपल्स एक्सप्लेन कर दिए हैं। दैट्स ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 13. In lecture 14, we'll start with the practicals expenditure method. Bye bye, take care, God bless.